बायोलॉजी वीडियो का दूसरा पार्ट है। ये जो भी चैप्टर है, जो बायोलॉजी फर्स्ट आ रही है, उसके अंतर्गत जो बात बताई जा रही है वो लाइफ प्रोसेस। कल जो है स्टार्ट हुआ था, लाइफ प्रोसेस के बारे में बात हुआ। आप वीडियो जरूर देखे होंगे तो जरूर समझे होंगे। पुनः कल की बात आज फिर दोहराया जाए, समझाया जाए, क्योंकि कोई भी चीजें किया जाए तो समझा जाए, उसका मतलब बेनिफिट हो। यानी हम कोई चीज को पढ़ भी रहे हैं तो ध्यान से, कोई चीज को देख भी रहे हैं तो ध्यान से, एकाग्र होकर हर चीज काम किया जाता है। तो एकाग्रता हर जगह की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर भी आपको बहुत एकाग्र होने की जरूरत होगी, क्योंकि सुनना भी है, सोचना भी है, कुछ पॉइंट को नोट भी करनी है। तो इस तरह आप लोग को ध्यान देनी है। तो कल जो है बात हो रही थी, लाइफ प्रोसेस की बातें हो रही थी कि जीवन की प्रक्रियाओं, जिसमें कुछ फंक्शनल वर्क होता है, एनी टाइम फंक्शन होती है, कार्य उसकी प्रणाली होती है जो सुचारू रूप से कंटिन्यूटी जो उसका फंक्शनल है, जो उसका अच्छा फंक्शनल है, वो कंटिन्यू बना हुआ है। वो कंटिन्यू बना होने की वजह कहीं ना कहीं कुछ क्रियाएं हैं जिसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस क्रियाओं को कर रहे हैं, तभी कुछ हो रहा है। तो लाइफ प्रोसेस में आपको सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी जीव जंतु अगर बने होंगे तो आपको मालूम है कि सेल के बने होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। इसके बाद ही इनको भोजन मिलना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी का आना, एनर्जी का जाना, या एनर्जी लगना, एनर्जी से भी यूज होना, पुनः एनर्जी प्राप्त करना, उसके लिए आपको बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन जिसमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, या और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक जो फोटोसिंथेसिस आपको बता दिया गया है। फोटोसिंथेसिस कई बार बता दिया गया है, उसमें कुछ है नहीं। आपको जो जानते हैं उसको क्या बताना है, बस एक बार बता देना है कि वो हिस्सा इसमें भी है। यानी आपको ऑटोट्रॉफ में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ लेनी है, बता दिया गया है। कुछ बातें आगे आएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, तो वो आगे सॉल्व होंगे। फिलहाल जो समझना है उसको समझना है। इसके बाद न्यूट्रिशन के अंतर्गत, मनुष्य ह्यूमन के अंतर्गत बात किया जाए तो डाइजेशन सिस्टम आती है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो ह्यूमन या किसी अदरवाइज किसी दूसरे जीव में भी होते हैं। यानी एक सेल की जीव में भी डाइजेशन सिस्टम होता है, जिसमें आपको वहां पर अमीबा के अंदर होने वाले डाइजेशन सिस्टम के बारे में आप जानोगे, क्योंकि किसी भी सिस्टम का अपना स्टेप होता है, सीढ़ियां होती है, क्रम होती हैं, एक एक क्रम से वो काम करती है, तो उसी क्रम के अनुसार वो भी काम करती है। तो इसके बाद है, ऐसे ही आगे की सिलसिला बढ़ेगी तो रेस्पायरेशन होता रहेगा। रेस्पायरेशन जो एनर्जी बनाने के काम के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा महत्व है बॉडी में, तो रेस्पायरेशन उसको पूरा करता है। ऐसे ही पुनः बात करते हैं तो एक्सक्रिएशन सिस्टम की बात किया जाए तो गंदगी जो है बॉडी में जो बनती है मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंतर्गत, क्योंकि आपको बताया है ना कि मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी सेल है, जो भी मटेरियल है, कहीं ना कहीं एलिमेंट से बना हुआ है, एलिमेंट में तत्वों से बना हुआ है। कोई कार्बन है, कोई हाइड्रोजन है, कोई नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में, एटम्स के रूप में, कंपाउंड के रूप में एनी टाइम हमारे बॉडी के अंदर क्रियाशील रहते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में ये सारे रिएक्शन होते ही रहते हैं, लगातार होते रहते हैं, और हर काम सही रूप में चलता रहता है। यानी इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये बार बार मैं बोला मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक यानी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब एनर्जी का बनना, और कैटाबॉलिक मतलब एनर्जी खर्च कर देना कामों में, ऐसे ही होता रहता है। यानी आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव सही हो, जिससे आपके अंदर स्फूर्ति बना हो, चंचलता बना हो,
ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे रोल हैं, आपको पढ़ना होगा। सर्कुलेशन की बात किया जाएगा तो सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें आप कि बॉडी के अंदर जो है ब्लड कैसे रोटेट करता है, मूवमेंट करती है, उसका क्या रोल है, ब्लड का फंक्शन क्या है, और ब्लड के संबंधित इसमें कौन सा मुख्य आर्गन है, हार्ट है आएगा। हार्ट के माध्यम से आपको बहुत सारे वेसल्स की जानकारी दी जाएगी, जो हार्ट से जुड़ा हुआ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो शरीर के हर हिस्सा, शरीर के हर सेल टू सेल जितनी भी सेल है शरीर के अंदर, वहाँ तक वो ब्लड पहुँचने का काम कर ले। क्योंकि ब्लड के माध्यम से भोजन, यानी शरीर में जो हर सेल को हर सेल को जो जरूरत की चीज़ें हैं वो चाहिए, तो ब्लड के माध्यम से पूरा होता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अदरवाइज आयंस हो, अदरवाइज वाटर हो, वो आप प्रोटीन हो, मतलब जो भी हो यूज, वो सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है तो उसको पहुंचाने का काम करता है। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ोगे, बात को समझोगे। यानी कोई भी सिस्टम से पहले अगर उसको व्यवहारिक रूप से समझते हो, व्यवहारिक रूप से अपने कार्य प्रणाली के आधार पर उसको समझते हो, तो बात तो लिखित वाली चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो इस तरह हर चीज़ को पढ़ने से पहले विचार करना चाहिए कि चीज़ हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रेन है हम लोग के पास, इसलिए एजुकेशन हम लोग के लिए बना हुआ है। तो आगे ऐसे इस क्रिएशन हुआ, फिर क्या सर्कुलेशन की बात किया गया, ये सर्कुलेशन सिस्टम की बात की गई है, ये सर्कुलेशन हुआ। फिर इसके बाद बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको इंडोक्राइन बोलते हैं। ये अलग होता है, इसलिए अलग इसको पढ़ते हैं। इसके बाद आप जो है किसी के प्रति संवेदनशील है, किसी के प्रति आप संवेदनशील हैं, मतलब आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, बात बुरी लग रही है, बात अच्छी लग रही है, मन को अच्छा लगना, बुरा लगना, यानी जो भी होता है शरीर पर, जो भी प्रभावित करता है वो सिस्टम पर ही आधारित है। जो उसका मेन ऑर्गन ब्रेन है, जो हम नर्वस सिस्टम के अंतर्गत उसको पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत उसको पढ़ेंगे। ध्यान दे रहे हैं, हम बार बार बातों को रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि रिपीट करने का मतलब है कि ध्यान जाए, क्योंकि कैसे आप समझोगे हमें नहीं मालूम है, कैसे आप समझोगे, लेकिन हाँ जितना लग रहा है कि नहीं, किस कैसे समझा दिया जाए कि आपको वो चीज़ समझ में आने लगे। तो ये यही है, यही सब प्रोसेस है, लाइफ में होने वाला ये प्रोसेस है, तभी वो लिविंग है। तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारे प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन है, ये भी एक अलग घटना है। रिप्रोडक्शन अपने जैसे जीवों को उत्पत्ति करता है, तो ये भी एक घटना है, ये भी होना, यानी जीवित है तभी होगा, तो ये भी रिप्रोडक्शन हो गया। तो इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो कहने का मतलब, यानी एक चीज़ और आपको हम यहाँ बता दें कि ये सारे लाइफ जो है किसी सेल के खास जगह में बंद रहती है, भरा रहता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब, जैसे आपको बताया गया था कि सेल जो है, सेल कोई भी चीज़ें, कोई जीव जंतु बना है तो सेल से बना हुआ है, यानी सेल से स्टार्ट हुआ है, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल देते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन का ये इकाई है, शुरुआत है। उसी तरह प्रोटोप्लाज्म को भी हम बोल सकते हैं कि ये जीवन का भौतिक आधार है, यानी ये बहुत फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ। ये प्रोटोप्लाज्म यानी जो आपका फिजिकल आकार है, आपका जो शरीर का गठन है, बिल्कुल स्वच्छ जो दिख रहा है, स्वस्थ जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं कारण क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म में सारी चीजें भरी रहती है, समय अनुसार इसी में से आदान प्रदान पूरे सेल का होता रहता है। लेकिन ये इस प्रोटोप्लाज्म में एनी टाइम कुछ चीजें हमेशा भरी रहनी चाहिए। तो ये लाइफ, यानी कह सकते हैं कि इस प्रोटोप्लाज्म में लाइफ सस्टेन है। लाइफ मतलब लाइफ मिला हुआ है, घुला हुआ है, जिसकी वजह से सारी क्रियाएं चल रही है, हो रही है। तो ये प्रोटोप्लाज्म की हम बात करते हैं, यानी इसी प्रोटोप्लाज्म, अदरवाइज प्रोटोप्लाज्म के साथ जोड़कर हम आपको बताए होंगे, ये एक शब्द आया होगा जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, रियल में साइटो मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल हो गया, प्लाज्मा का मतलब लिक्विड टाइप के मटेरियल हो गया, यानी सेल में रहने वाला प्लाज्मा, यानी साइटोप्लाज्मा। और स्पेशल जो वो प्लाज्मा है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह जो है आप पूरे लिविंग की एक स्पेशल लाइफ प्रोसेस को समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं कि नहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर
अब न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें ट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आप लोगों को बता दिया गया है फोटोसिंथेसिस, जो आप जानकार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस इतना ध्यान दें, कुछ चीजें हैं प्रैक्टिकल की चीजें, कि भोजन के रूप में पत्तियों का कैसे हम पता करेंगे कि पत्तियों में जो भोजन बनती है वो स्टार्च होती है, तो स्टार्च आयोडीन्स के माध्यम से उसको परीक्षण कर लेते हैं। ये भी यहाँ पर एक बातें किया गया होगा, अगर आप बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी की, तो स्टोमेटा की भी जिक्र किया होगा। स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है, उस समय पर जरूरत पड़ती है तो वो खुलता है, जरूरत पड़ती है तो वो बंद होता है, क्योंकि स्टोमेटा का रोल बहुत बड़ा है। एक्सेस चीज़ों को स्टोमेटा के अंदर बॉडी के अंदर से बाहर हो जाते हैं, या वातावरणीय में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींचने में काम करता है, यानी उसका बहुत बड़ा रोल है स्टोमेटल। वो स्टोमेटा का भी विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए, कर लेना है, आपको जानकारी है भी। इसके बाद आपको कहा जाए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो दूसरों पर निर्भर करता है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, यानी सीधे प्लांट पर निर्भर करता है, प्लांट के साथ साथ जीवों पर निर्भर करता है। तो आखिर जीव भी तो वो यानी वो जीव भी तो उसको प्लांट को खाने वाला होगा, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्ट हम बात कर सकते हैं कि जीव को भी जीव खा रहा है तो भी उसका डाइजेशन हो रहा है, यानी डाइजेशन होने की प्रक्रिया होगी। तो इसी को हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। जो हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक का मतलब भोजन, जो दूसरे के ऊपर अपना भोजन निर्भर रखता है, उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर देंगे, और भी है, काऊ है, बफेलो, जितने भी जानवर दिख रहे हैं वो दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। अब ये निर्भरता कैसे है? अगर सुने होंगे कि नहीं किसी दूसरे पर निर्भर है, तो कोई जो है उसकी बाड़ी में रहता है, तो उस बाड़ी में रहकर भोजन लेता रहता है, भले वो जहाँ रह रहा है उसको नुकसान हो। जैसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के नाम से सुने होंगे, परजीवी जिसको बोलते हैं, जो एक बाड़ी के अंदर रहकर उससे भोजन ले रहा है, वो भी एक भोजन लेने की तरीका है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत पैरासिटिक कहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, माइक्रोब्स हैं, जो चीज़ों को सड़ाकर डिस्ट्रॉय कर यानी उसको ऑर्गेनिक ह्यूमस में बदलकर उसमें से जो भोजन की जो मूल चीज़ें हैं उसी को लिक्विड के रूप में ले रहा है, यानी सेप्रोफाइटिक बोलते हैं उसको, बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये सब यानी जब ये बातें आ गई तो इतनी बातें अगर आपको बता दिया गया है तो ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गई है। आप सुन लेंगे, चीज़ों को ये लिख लेंगे, फार बेटर होगा। तो कहने का सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गई, यानी सड़ाकर, जैसे कुछ फंगस जो फफूद की तरह, फफूद जो आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, वो जो है सड़ाकर भोजन करता है, जिससे भोजन सड़ जाते हैं। ऐसे भोजन लेने के और भी तरीकाएं होंगे, बहुत सारे तरीकाएं होंगे। अब मान लीजिए देखा जाए तो कुछ जो है डायरेक्ट सकिंग करता है, यानी ब्लड को सक करके चूसता है। मच्छर की बात करते हैं, मच्छर भोजन हमारा ब्लड में भरा हुआ है, उसी डायरेक्ट ब्लड को ही ले रहा है। तो इस तरह भी इंजेक्शन टाइप के ऑर्गन बनने की वजह से वो चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करता है कि कैसे हम उसको चूस लें। ठीक है, शक्कर बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं फिर हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत जो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे वो होलोजोइक पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन रियल में जो मनुष्य होमो है, यानी मनुष्य के अंदर जो न्यूट्रिशन की क्रिया होती है वो होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिएंट होता है। होलोजोइक का मतलब कि भोजन की काफी कम्प्लेक्स पार्ट को हम खाते हैं, कम्प्लेक्स पार्ट को खाते हैं, यानी कहने का मतलब वो पूरे भोजन के पूरे भाग को खाते हैं, क्योंकि उस पूरे भाग को खाएंगे तो वो पूरे भाग डाइजेस्ट होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा, और उस डाइजेशन के द्वारा उस बड़े भारी भरकम यानी कम्प्लेक्स फूड में से जो यूजफुल चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट जो चीजें हैं वो अलग हो जाते हैं, जिसको हमारा बॉडी उसको लेता है,
हमारा बॉडी उसको सिर्फ केवल न्यूट्रिएंट को ही लेता है, क्योंकि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट के रूप में क्या लेना है, यानी आपको जानकारी होनी तुरंत चाहिए कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो अगर हम रोटी चावल खा रहे हैं तो हम सोचो कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, दाल खा रहे हो तो सोचो कि प्रोटीन खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो तो विटामिन की बात करते हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो क्या बोलते हैं मिनरल, दूध की संबंधित चीजें हैं तो मिनरल्स, ये सब आप ले रहे हो। तो ये चीजें भोजन के अंदर पाया तो जाता है पर डायरेक्ट नहीं पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बिखरा हुआ भोजन, उसी भोजन में से अलग करने की प्रक्रिया होती है डाइजेशन सिस्टम। वही प्रक्रिया होती है डाइजेशन सिस्टम जिसमें अलग, यानी ये ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक यानी हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। भोजन के पूरे पार्ट को खा जाते हैं और खाने यानी खाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमारे हिसाब से, वो खाने के हिसाब से हमारे बॉडी में वो ऑर्गन बनकर तैयार है। जैसे हम उस खाने को खाएंगे तो पहले चबाएंगे, तो चबाने के लिए माउथ कैविटी बना है, जो जानते हो, मुख गुहा बोलते हैं, उसमें दांत है, दांत के माध्यम से भोजन को पकड़ना, काटना, चीरना, पीसना, ये प्रक्रिया होती है। जीभ है जो क्या बोलते हैं सेलुलर फॉर्म में होती है और भोजन को मिक्सिंग करता है, क्या बोलते हैं सलाइवा के साथ, और इसके बाद वो आसानी से अंदर की तरफ भेज देता है। तो ये एक हुआ ना, एक तरह से ये प्रक्रिया हम फिजिकल प्रक्रिया कहेंगे। ये डाइजेशन के सिस्टम की शुरुआत में अगर हम भोजन को चबाने और निगलने तक को हम फिजिकल कहेंगे, क्योंकि ये मशीन काम कर रही है। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी की स्टमच में पहुंचेगा वो डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। अब शुरुआत होती है डाइजेशन की प्रक्रिया। तो इस तरह आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है, वो चीज को आप गौर करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अगर हम होलोजोइक प्रक्रिया यानी हम बात करें होलोजोइक प्रोसेस के अंतर्गत 5 स्टेप पूरा करता है। पहला स्टेप इंगेशन की बात करते हैं, भोजन को अंदर लेना, यानी हम यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कि ये एक सेल वाले जीव अमीबा है, जिसमें एक फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। ये भोजन कोई पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो ऑटोमेटिक इसका पोड सीडोपोडिया क्योंकि सीडोपोडिया इसके अंदर पाया जाता है। सीडोपोडिया का मतलब झूठ मूठ का पैर होता है जो बनती और बिगड़ती है, यानी इसका जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है समय अनुसार, ये अपना पैर बनाकर चलता रहता है। इसको सीडोपोडिया कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये भोजन को जहां से ये भोजन आता है इसके लिए ये ऐसे सीडोपोडिया चारों तरफ इसको बनाकर घेर लेता है। आगे चलकर ये अपने सेल के अंदर भोजन को डाल देता है, जिसको फिर क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल्स में डाल देता है। ये फूड वैक्यूल्स में डालकर फिर यहाँ पर जैसे वैक्यूल्स में आता है बहुत सारे एंजाइम्स एक्शन करता है, यानी उसके सेल में एंजाइम्स होते हैं, एक्शन करता है और भोजन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, यानी इंगेशन यानी शरीर के अंदर जा रहा है। फिर अगला स्टेप आएगा डाइजेशन जो अंदर जाकर भोजन को पचाने का काम कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुनते रहेंगे, एंजाइम आप मानों में पढ़ेंगे। एंजाइम यहाँ केवल एंजाइम के माध्यम से डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद कुछ चीजें अलग हो गए, यानी न्यूट्रिएंट अलग हो गए जो इसी सेल में रह गया। यानी अगला जो है एब्जॉर्प्शन यानी सोख लिया, यानी अवशोषित कर लिया। इसके बाद आगे चलकर ये फिर बॉडी में जाकर बन गया, वापस बॉडी में जाकर जो एब्जॉर्ब किया है न्यूट्रिएंट वो सारा बॉडी में जाकर जमा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एसिमुलेशन बोलेंगे। और फिर बेकार की चीजें जो रहेंगे वो फिर क्या बोलते हैं बनाकर सीडोपोडिया बनाकर उनको सेल से बाहर कर देता है, उसको हम बोलते हैं इगेशन। इस तरह जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो भोजन को पूरा लेना, यानी पूरा लेने के मतलब कि 5 स्टेप पूरा करेगा। भोजन को ले रहा है, यहाँ फिजिकली वर्क हो रहा है, भोजन को चबाने तक, घोटने तक, मिलाने तक होने लगा। फिर स्टमच में शुरुआत हो गई, डाइजेशन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बात करें तो ये एब्जॉर्बेशन होगा। फिर वो बॉडी में पुनः हुआ, मतलब बॉडी में पुनः बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बेकार की चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर हो जाता है। यही 5 स्टेप है।
इस तरह जो है आप डाइजेशन सिस्टम के 5 स्टेप को समझे हैं होलोजोई के अनुसार, तब जाके वो डाइजेशन होता है। अगले वीडियो में आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर एलिमेंट्री कैनाल को खींचा जाएगा, उसके सहायक एक्सेसरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया जाएगा और क्या इनका रोल है, कैसे है, उसके बारे में ये सब बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना सा। ये सारी चीज़ें बड़ी गौर से बात सुनिएगा, क्योंकि बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हम लोग से भी चिपक जा रही है, बातों की क्लियरेंस नहीं हो पा रही है। प्रयास करिएगा, आप प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा। ओके, थैंक्स।